Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 17th of November 2021. तो गाइज आज है तारीख 17 नवंबर 2021 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है शेवरॉय हिल्स को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, कौन से स्टेट में देखने को मिलेगा, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2006 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी करते हैं। क्वेश्चन क्या था, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सेपॉय म्यूटनी। सेपॉय म्यूटनी के टाइम पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, ये यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है, ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहाउजी, सी लॉर्ड हार्डिंग या फिर डी लॉर्ड लिटन। एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अच्छे से इसके बारे में सर्च करना और करेक्ट आंसर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में देना। बाय द वे बहुत सारे लोगों को इसका करेक्ट आंसर पता भी होगा, वो डायरेक्टली आकर नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने आप लोगों को नीचे भी प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर भी दे दिया है, वहां से भी जाकर आप लोग इसको एक बार देख सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे बात की गई है एनआरसी के बारे में, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के बारे में। तो ये आर्टिकल थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनआरसी को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ विद प्रॉपर बैकग्राउंड। उसी के साथ मैं आप लोग को बता दूँ ये आर्टिकल हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट होगा। तो जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम लोग इस करंट इशू को समझेंगे, लेकिन इस करंट इशू को समझने से पहले आपको कुछ बैकग्राउंड्स को कवर करना होगा। सबसे पहले जैसे कि एनआरसी आखिरकार होता क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। यहाँ पर क्या होता है, जो भारत के नागरिक हैं, इनफैक्ट जो जेन्युइन इंडियंस हैं, उनका नाम डाला जाता है इस लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर एनआरसी लाते क्यों हैं, ताकि हम लोग पता लगा सके कि इलीगल माइग्रेंट्स कौन कौन है, अवैध तरीके से कौन कौन आया हुआ है, कौन कौन घुसकर बैठा हुआ है इंडिया के अंदर, और उनका पता लगाने के बाद वापस से उनको डिपोर्ट करना, उनकी कंट्री में भेजना। ये काम रहता है एनआरसी का। सिंपल से समझ में आ गया। देन उसके बाद यहाँ पे बात की गई है असम के बारे में, क्योंकि एनआरसी को अभी सबसे पहली बार असम के अंदर ही लागू किया गया है। तो असम के अंदर जब ये एनआरसी लागू हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, असम के अंदर जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं, उन सारे इंडियन सिटीजन्स का जो नाम है वो एनआरसी लिस्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर एक अप्लाई करने के लिए प्रोसीजर होता है कि एनआरसी के अंदर आप लोग को अप्लाई करना होता है, और फिर उसके बाद ये एनआरसी जारी करने के बाद इसमें पता लगाया जाता है कि कौन कौन वाकई में भारत का नागरिक है। तो जो भारत के नागरिक होंगे उनको एनआरसी लिस्ट के अंदर उनका नाम आ जाएगा, बाकी सारे लोग अलग से रखे रहेंगे। अब जो वो अलग से इलीगल माइग्रेंट्स होंगे या फिर और कोई भी लोग होगा जो कि एनआरसी के अंदर उनका नाम नहीं आया है, तो उनको वापस से उनके कंट्री को भेजा जाएगा। तो ये होता है सिंपल सा कॉन्सेप्ट एनआरसी का। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। तो आज के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा ही स्टेट है भारत के अंदर जो कि असम है, ठीक है, जहां पर आपको इस प्रकार से ये एनआरसी का रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूं। इस एनआरसी को लेकर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को कवर करना होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बैकग्राउंड हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहली बार जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है, इसको मैं एनआरसी ही बोलूँगा, इसको सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था 1951 के सेंसस ऑफ इंडिया के बाद में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आसाम जो है एक पहला स्टेट बनकर आया जहां पर एनआरसी को सबसे पहली बार अपडेट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मेन फोकस क्या था, मेन फोकस ये था कि जो भारत के नागरिक हैं असम के अंदर, उनको अलग किया जा सके और पता लगाया जा सके कौन कौन यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट्स आकर असम के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, उनका पता लगाने के बाद क्या कर सके, उनको हम लोग उनकी कंट्रीज में भेज सकें। ये मेन फोकस यहाँ पर रखा गया था। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि सर यहाँ पर इस एनआरसी के अंदर कौन कौन एलिजिबल होगा। देखो, इस एनआरसी के अंदर सभी लोग एलिजिबल हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एनआरसी सबसे पहली बार आया था 1951 का जो सेंसस हुआ था उसके बाद में।
तो उस समय भी बहुत सारे लोग जो होंगे उनका नाम एनआरसी के अंदर आया होगा, वो भी भारत के नागरिक हैं। तो वो जो लोग थे वो सब भी अब की बार के एनआरसी में हैं। ठीक है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग, क्योंकि आपको एक बात और याद होगी, 1971 में एक वॉर हुई थी। ठीक है, जहां पर बांग्लादेश एक अलग से कंट्री बनकर आया था। ठीक है, इधर पाकिस्तान था, पाकिस्तान यहाँ पर पहले बांग्लादेश वाला एरिया भी पाकिस्तान ही हुआ करता था। ठीक है, इसको जो बांग्लादेश वाला एरिया है, जब ये पहले पाकिस्तान हुआ करता था, इसको हम लोग ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। और जो वो वाला पाकिस्तान वाला एरिया है जो आज के टाइम पर एग्जैक्टली पाकिस्तान है, उसको वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। 1971 में यह वॉर हुई है। देन उसके बाद यहाँ पर ये ईस्ट पाकिस्तान खत्म होकर यहाँ पर ये बांग्लादेश बनकर आया। अब क्या हुआ, बांग्लादेश जैसे ही बना, इस वॉर के बाद बहुत सारे जो माइग्रेंट्स हैं वो यहाँ से माइग्रेट होने लगे और इंडिया की टेरिटरी में आने लगे। और आपको पता होगा कि यहाँ पर जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पास में आपको ये बांग्लादेश देखने को मिलेगा, म्यांमार देखने को मिलेगा। तो असम के अंदर बहुत सारे माइग्रेंट्स आए हैं। इसी वजह से यहाँ पर असम के अंदर ये एनआरसी को जारी किया गया, ताकि हम लोग पता लगा सकें कि कौन कौन इलीगल माइग्रेंट्स हैं। अब पता लगाने के बाद हम लोग उनको वापस से उनके कंट्री को भेज सकें। ठीक है, ये आपको ध्यान आया। देन उसके बाद एक चीज़ और है, तो ये वाला जो एनआरसी है इसके अंदर कौन कौन लोग हैं। पहली बात तो वो वाले लोग हैं जो कि पहले वाले एनआरसी के अंदर थे। 1951 के जो सेंसस के बाद यहाँ पे जो एनआरसी आया था, ठीक है, वो सारे लोग यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिलेंगे। दूसरे यहाँ पर वो लोग देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर भारत के नागरिक हैं, लेकिन कब से, 24 मार्च 1971 के पहले से, क्योंकि इसके बाद एक वॉर हुई थी, वॉर के बाद और भी बहुत सारे लोग भारत के अंदर एंटर करे, तो उसके बाद वाले लोग नहीं गिने जाएंगे। ठीक है, इसके यहाँ तक मतलब 24 मार्च 1971 तक यहाँ पर जो भी इंडिया के अंदर था, इंडियन सिटीजन्स थे, ठीक है, वही लोग यहाँ पर गिने जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बारे में एक आइडिया रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आपको थोड़ा सा और चीज़ें क्लियर करता हुआ चलूंगा। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आगे चीज़ें और क्लियर होती भी चलेंगी। वैसे कोई कंफ्यूजन वाली यहाँ पर बात है नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं जो मेन पर्पस था एनआरसी को लाने का असम के अंदर, वो मेन पर्पस था ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सके इलीगल माइग्रेंट्स को, जैसा कि मैं आप लोग को इतनी देर से बता रहा हूँ। और वो इलीगल माइग्रेंट्स जो कि असम के अंदर आ चुके हैं बांग्लादेश से, और कब आए थे, 1971 वाले वॉर के बाद में। ये भी मैंने अभी आप लोग को बताया। 1971 वाली वॉर के बारे में भी मैं आपको थोड़ी बहुत बातें बता देता हूँ। ये वॉर थी, यहाँ पर आप देख पाओगे ऊपर ये पाकिस्तान है, और ये भी पहले पाकिस्तान ही हुआ करता था। ठीक है, उस टाइम का ये मैप है। अब क्या है, ये इधर आपको वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था और इधर ये ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। अब जब इन दोनों में ही वॉर हो गई थी, और देन उसके बाद यहाँ पर ये बाद में बांग्लादेश बनकर आया है 1971 के बाद में। ठीक है, तो ये एक वॉर थी। आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका है। देन यहाँ से जो लोग निकल कर आए वो आसाम के अंदर काफ़ी सारे लोग देखने को मिले, तो उन्हीं लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर इस एनआरसी को लागू किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आसाम के अंदर जो एनआरसी है इसके बारे में बात करते हैं। इसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव आपको पता चल गया, जैसे मैंने आपको बताया। देन उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें बताई गई हैं। और भी चीज़ें यहाँ पर ये हैं कि देखो इस एनआरसी के अंदर कौन कौन लोग होंगे, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। देन उसके बाद अब क्या है कि मान लो कोई व्यक्ति है, उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देना होगा एज अ प्रूफ। एज अ प्रूफ क्या क्या डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर उसका बर्थ सर्टिफिकेट, LIC पॉलिसी, रेफ्यूजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लैंड और टेनेंसी रिकॉर्ड्स, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, गवर्नमेंट इशूड लाइसेंस और सर्टिफिकेट, ये चीज़ें हो सकती हैं। बैंक पोस्ट ऑफिस अकाउंट हो सकता है। ठीक है, परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हो सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्टिफिकेट हो सकता है, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कोर्ट रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि यहाँ पर एज अ प्रूफ की तरह इस्तेमाल की जा सकती हैं किसी भी व्यक्ति के थ्रू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक छोटा सा आइडिया लेना इसके बारे में। देन उसके बाद 1950 के बाद से ही ना लगातार प्रोटेस्ट जारी थे, क्योंकि माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ असम के अंदर। असम के अंदर बहुत सारे माइग्रेंट्स आए। अब यहाँ पर बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं असम के अंदर, तो असम का जो खुद का कल्चरल आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं खोता हुआ चले जा रहा था। तो इस वजह से जो ऑल इंडिया असम स्टूडेंट्स निकल कर आए, बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं, यहाँ पर जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्टेशन किया चाहिए, उनको वापस से अपने कंट्री भेजना चाहिए। असम के अंदर हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ही यहाँ पर इस एनआरसी को लाया गया था। ठीक है, उसी प्रकार से एक असम अकॉर्ड था, आपको मालूम होगा। असम अकॉर्ड लगभग 1985 के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। उस समय भी बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि देखो आज के टाइम पर असम के अंदर माइग्रेशन काफ़ी बढ़ चुका है और ज़रूरत है कि इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे असम की जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो यहाँ पर खोती हुई नजर आएगी। देन उसके बाद इसी असम अकॉर्ड के अंदर कुछ और प्रोविजंस लाए गए थे, और वो कुछ क्या क्या प्रोविजन थे। पहला प्रोविजन तो ये था कि यहाँ पे मान लो कोई भी फॉरेनर होगा, मतलब कोई भी बाहर का व्यक्ति है, उसको एक फुल सिटीजनशिप तभी मिल सकती है, इंक्लूडिंग राइट टू वोट, जब वो यहाँ पर असम के अंदर आया होगा 1951 से लेकर 1961 के अंदर। मतलब कि असम के अंदर मान लो कोई व्यक्ति है, उसको फुल सिटीजनशिप चाहिए, तो यहाँ पे बताया गया फुल सिटीजनशिप उसको तब मिलेगी जब वो भारत के अंदर होगा,
लेकिन कब 1951 से लेकर 1961 के बीच में यहाँ पर उसको, वो अगर भारत के अंदर था तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। इनफैक्ट उसको राइट टू वोट का हक भी मिलेगा कि वो वोट भी कर सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर इसी असम अकॉर्ड का दूसरा प्रोविजन क्या था कि मान लो कोई भी बाहर से असम के अंदर आया, कोई भी फॉरेनर यहाँ पर असम के अंदर माइग्रेट करा 1961 से लेकर 71 तक, अब आगे की बात हो रही है, अभी 1951 से लेकर 61 तक, अब यहाँ पर 1961 से लेकर 71 है, तो जो यहाँ पर इतने टाइम पीरियड में कोई आया है तो उसके पास भी राइट है, उसको भी यहाँ पर सिटीजनशिप मिल सकती है। लेकिन ध्यान ये देना है कि उसको जो सिटीजनशिप मिलेगी उसको राइट टू वोट नहीं मिलेगा, वोट देने का हक नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए। 10 साल बाद यहाँ पर क्या हो सकता है, उसको वोटिंग राइट्स भी दिए जा सकते हैं। लेकिन 1971 के बाद से जो आया है इंडिया के अंदर या असम वाले एरिया के अंदर, उसको क्या किया जाएगा, उसको डायरेक्टली डिपोर्ट किया जाएगा, उसको वापस से भेजा जाएगा। तो ये आपको समझ में आ जाना है। ठीक है, 1971 तक की कहानी है। 1971 से जो पहले लोग हैं उनके पास राइट है, वो सिटीजनशिप ले सकते हैं। लेकिन 1971 के बाद से जो लोग माइग्रेट करे हैं असम के अंदर या इंडिया के अंदर, तो असम के अंदर खासकर बात हो रही है, तो वहाँ पर एनआरसी इसी प्रकार से इसीलिए लाया गया है। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ। देन उसके बाद इसी चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी बार मुद्दे पहुंचे हैं और बोला गया है कि जो भी इलीगल बांग्लादेशीज़ हैं उनको असम के अंदर जो भी लोग हैं उनको वापस से भेजा जा सके। और उसी प्रकार से बहुत सारे आप देख पाओगे प्रोटेस्ट भी हम लोगों ने देखे हैं। ठीक है, जगह जगह पर हमने प्रोटेस्ट देखे हैं। और इन सब चीज़ों को देखते हुए एक जो फाइनल एनआरसी है असम के अंदर, जो फाइनल नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है, ये कब लाई गई थी, 31 अगस्त 2019 में। यह आपको डेट याद भी होगी कि कितना बवाल हुआ था, है ना। हम लोगों ने न्यूज़पेपर एनालिसिस पहले भी किया है, मतलब काफ़ी लंबे समय से न्यूज़पेपर एनालिसिस कंडक्ट करता हूँ मैं, तो हम लोगों ने पढ़ा भी था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बवाल हुआ था, उस समय की बात है। ठीक है, एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ये बन चुका था। तो फाइनल एनआरसी आया था 31 अगस्त 2019 के अंदर, जिसको लेकर आज के टाइम पर ये चर्चा हो रही है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। अब एनआरसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर रिपीटेड हैं, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ इस वाले आर्टिकल में। अब क्या हुआ, जो फाइनल एनआरसी है वो तैयार हो गई, कौन सी वाली, 31 अगस्त 2019 में, जिसको पब्लिश किया था। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसमें लगभग 3.29 करोड़ पार्टिसिपेंट निकल कर आए। इन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया कि हाँ एनआरसी के अंदर अप्लाई किया। अब एनआरसी के अंदर जब इन्होंने अप्लाई किया तो क्या होगा, इनमें से पता लगाया जाएगा कि हाँ भाई कौन कौन भारत के नागरिक हैं। अब जब पता लगाया तो इसमें से सभी लोग भारत के नागरिक हैं एक्सेप्ट 19 लाख लोगों के अलावा। ठीक है, 19 लाख लोग यहाँ पर इस लिस्ट से बाहर निकाले गए हैं। मतलब ये 19 लाख लोग कहीं ना कहीं सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, एनआरसी के लिए एलिजिबल नहीं है। ये आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर 19 लाख लोग अलग से कर दिए गए थे, लेकिन अभी क्या हुआ, जब दोबारा से यहाँ पर इस पूरे के पूरे एनआरसी को देखा गया तो एक प्रॉब्लम फिर से निकल कर आती है। एक प्रॉब्लम ये निकल कर आती है कि अभी भी यहाँ पर कम से कम 1 से 1,500 लोग, लगभग 1,000 के आसपास अभी भी डाउटफुल केस हैं। मतलब ऐसे केस है कि हाँ वो उनको भी सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन बाई चांस यहाँ पर किसी यहाँ पर आप कह सकते हो फ्लॉज की वजह से मिल चुकी है। तो क्या है, तो इसको वापस से एक बार हम लोग को रीवेरीफाई करना है। इसको लेकर ये आर्टिकल में चर्चा की गई है। जो करंट स्टेटस आज के टाइम पर आसाम के अंदर एक बीजेपी रूल सरकार आपको देखने को मिलेगी। इन्होंने अभी के लिए जो एनआरसी का जो करंट फॉर्म है इसको रिजेक्ट किया। इन्होंने बोला है कि वापस से इसको रीवेरीफाई करना है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर लगभग 1,000 के आसपास डाउटफुल केस देखने को मिल रहे हैं। अगर एग्जैक्टली बात करें 1,032 के आसपास कुछ डाउटफुल केसेस हैं जिनके रिगार्डिंग हम लोग को एक एक्शन लेना होगा। तो ये है इसका पूरा का पूरा सिनेरियो। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ये 12 से 13 मिनट में आपको एनआरसी अच्छे से समझ में आ चुका होगा, आखिरकार एनआरसी क्या है। ठीक है, तो इतने डाउटफुल केस हैं, इसकी वजह से यहाँ पर इसको वापस से रिव्यू करने की चर्चा की गई है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर। हाँ, इसके बराबर में आपको ये वाला आर्टिकल दिख रहा होगा, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ पर स्किप कर सकते हो, ये आपको ज़रूरी नहीं है उसको पढ़ना। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, करतारपुर कॉरिडोर को आज रीओपन करने वाले हैं। पिछले 3 दिन से रेगुलरली मैं आपको करतारपुर कॉरिडोर के बारे में पढ़ा रहा हूँ। आज आप लोग मुझे पढ़ाओगे कि करतारपुर कॉरिडोर यहाँ पर क्या है, आखिरकार ये कॉरिडोर कौन से एरिया को कनेक्ट करता है और कौन से एरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिनको ये कनेक्ट करता है। करतारपुर कॉरिडोर को कब इनॉग्रेट किया गया था, नीचे कॉमेंट सेक्शन में इन सभी क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। मैंने आप लोग को कल भी बताया था, परसों भी बताया था और उससे पहले भी बताया था। सारे नोट्स मैंने टेलीग्राम पर भी सेंड कर रखे हैं। ठीक है, तो आज इसको वापस से रीओपन कर दिया जाएगा फिलहाल तो। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल ये देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सके। अब यहाँ पर आर्टिकल में बोला गया है
जो हमारा सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने लगभग 77 प्लेसेस के ऊपर सर्चिंग करी है, इन्वेस्टिगेशन किया है। और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है किस चीज़ को लेकर, चाइल्ड अब्यूज़ को लेकर, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर यहाँ पर यह लगातार सर्चिंग जारी है। लगभग 23 केस निकल कर आए हैं अगेंस्ट द 83%, ऐसा बताया गया है। ठीक है, लगभग यहाँ पर 83% है, जिसके अंदर से 23 केसेस बुक कर दिए गए हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर अभी भी लगातार सर्चिंग जारी है। दिल्ली, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, इन सभी एरिया में यहाँ पर सीबीआई लगातार जांच कर रही है कि ये जो आज के टाइम पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है ये काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, तो इसके पीछे कौन कौन है उनको पकड़ा जा सके, प्लस उनके रिगार्डिंग एक स्टेप्स उठाए जा सकें, ये यहाँ पर मेन फोकस रखा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। मतलब ऐसा एग्जाम्पल, मतलब एज अ एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, प्लस यहाँ पर कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक बार एक छोटा सा आइडिया रखना और उसके बाद यहाँ पर इस आर्टिकल को हटा दो। उसका एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट है। यहाँ पर भी कुछ खास बातें नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट क्या है कि कोर्ट, हम लोग यहाँ पर जो कोर्ट बेसिकली वो इंटरफेयर नहीं कर सकता डे टू डे टेम्पल रिचुअल्स के अंदर। देखो एक मुद्दा कहीं पे उठाया गया होगा, ये आपको टेम्पल दिख रहा होगा, ठीक है, किसी मुद्दे टेम्पल के अंदर कि जो रिचुअल्स होते हैं, जो वहाँ के यहाँ पर रिचुअल्स देखने को मिलते हैं, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं किए जा रहे हैं, अच्छे से वो कंडक्ट नहीं किए जा रहे हैं। तो इसको लेकर पिटीशन जारी कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये हमारा काम नहीं है। ठीक है, जो ये टेम्पल के अंदर के रिचुअल्स हैं या जो रोज रिचुअल्स सारे के सारे परफॉर्म किए जाते हैं वो हमारे बश में नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पर टेम्पल की अथॉरिटी संभालती है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ठीक है, तो एक पिटीशन जारी किया गया था तिरुमला टेम्पल के अंदर बारे में, तो उसी को लेकर आर्टिकल है। मतलब कोई ऐसा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है आप लोगों को। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा इसकी हेडिंग बताई है। हालांकि यहाँ पर इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो आर्टिकल बकवास ही, हमारे कुछ काम का नहीं है, एग्जाम में हमारे लिए कोई यूज़ का ये देखने को मिलेगा नहीं। अब डायरेक्टली चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर रिचुअल्स के बारे में चर्चा की गई। नाउ रिचुअल्स होते क्या है बेसिकली, तो वो धार्मिक क्रिया जो भी होती है हमारे टेम्पल्स में, रोजाना के जो भी यहाँ पर कार्यक्रम होता है, ठीक है, वो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट उसके लिए एक तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये यहाँ पे बताया गया। नव आते हैं एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर। पूरे न्यूज़पेपर का आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये वाला, इसको बहुत अच्छे से समझना है। इस आर्टिकल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, मैं सारी चीज़ आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा जैसा मैं करता हूँ। तो यहाँ पे बात की गई है जो नेवी का प्लान है फॉर अ 170 शिप फोर्स ऑन अ कोर्स। मतलब क्या है कि हमारा प्लान क्या है, इंडियन नेवी ने डिसाइड कर रखा है कि हम लोग 2027 तक हमारे पास 170 के आसपास जहाज़ होने चाहिए। अभी कितने हैं, अभी हमारे पास 130 के आसपास हैं, लगभग 130 जहाज़ हैं हमारे पास, लेकिन 2027 तक 170 के आसपास होंगे। और अब जो 170 का हमारा टारगेट है उसी बीच में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारे पास बहुत सारे जहाज़ वगैरह आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी आज के टाइम पर चल रहे हैं। वो प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, जहाँ पर हम लोग अलग अलग कंट्रीज़ के साथ मिलकर सबमरीन्स को बना रहे हैं, प्लस बहुत सारे शिप्स को बना रहे हैं। तो इसी को लेकर यहाँ पर इस आर्टिकल में चर्चा की गई। तो अभी यहाँ पर हमने डिस्कस किया। देन उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया कि हमारी जो नेवी है उसके पास अभी एक शिप आने वाला है, एक तरीके से मिसाइल डिस्ट्रॉयर आने वाला है, जिसका बोला गया है विशाखापट्टनम। ठीक है, 21 नवंबर को यहाँ पर ये नेवी के अंदर कमीशन करेगा। और जो ये विशाखापट्टनम है ये प्रोजेक्ट 15B का पार्ट है। देखो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ इस आर्टिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, यहाँ पर प्रोजेक्ट 15B के बारे में चर्चा की गई है और दूसरा यहाँ पर प्रोजेक्ट 75 के बारे में चर्चा की गई है। तो प्रोजेक्ट 15B और प्रोजेक्ट 75 क्या है, अगर आप लोगों ने इन दोनों प्रोजेक्ट को समझ लिया तो ये आर्टिकल पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो प्रोजेक्ट 15B है उसके अंडर में विशाखापट्टनम शिप हमारे पास कमीशन किया जाएगा। और अभी आपको मालूम होगा एक सबमरीन, वेला सबमरीन भी हमारे पास आ रही है, एक तरीके से आ चुकी है, और वो प्रोजेक्ट 75 के अंडर में है। तो दोनों प्रोजेक्ट को मैं एक करके क्लियर करूंगा, बस खाली ध्यान से सुनते हुए चलना। नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो तो करते हुए चलना, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, सारे नोट्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर भी शेयर करता रहता हूँ। तो जो प्रोजेक्ट 15B है, सबसे पहली बात हम इसको समझेंगे आखिरकार ये क्या है। आर्टिकल GS पेपर 3 डिफेंस टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस डिफेंस के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। तो न्यूज़ में क्यों है ये बेसिकली, तो हाल ही में लगभग आप कह सकते हो जो ये हमारा प्रोजेक्ट 15B है इसके अंडर में हमने बोला था 4 शिप हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, जो 4 जहाज़ हम हमारे पास आएंगे,
लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पर अभी एक हमारे पास डिस्ट्रॉयर आ चुका है इसमें से, ठीक है। जो पहला डिस्ट्रॉयर है विशाखापत्तनम, मतलब कि पहला नहीं कह सकते, अभी एक जो इसमें से इन चारों में से एक का नाम है विशाखापत्तनम, इसको डिलीवर कर दिया गया है हमारी नेवी को। विशाखापत्तनम को हम लोग बोलते हुए हैं Y12704 भी बोला जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये एक डिस्ट्रॉयर है, एक बड़ा सा जहाज़ है जिसके अंदर बहुत सारे वेपन्स आपको देखने को मिलेंगे, और स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, मतलब कि ये रडार की पकड़ में भी नहीं आएगा। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी कैपेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ इस विशाखापत्तनम की देखने को मिलेगी, ठीक है। एक डिस्ट्रॉयर एक बड़ा सा जहाज है, ठीक है। आपको मालूम होगा कॉर्वेट होता है, फ्रीगेट होता है, फिर डिस्ट्रॉयर होता है। डिस्ट्रॉयर सबसे बड़े वाले जहाज़ होते हैं और काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्गर होते हैं, इनमें बहुत सारे वेपन्स को लगाया जाता है। ये जो शिप है बेसिकली, जो जहाज़ है, इसको बनाया गया है, इसके अंदर एक स्टील का इस्तेमाल हुआ है और उस स्टील का नाम है DMR-249A। और जो ये स्टील है ये भारत की खुद की स्टील है, और यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो डिस्ट्रॉयर है इसके अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये स्टील का इस्तेमाल हुआ है। मतलब भारत ने काफ़ी सारा जो इसके अंदर कंटेंट है वो इंडिजीनियस कंटेंट डाला है, मतलब कि हम लोगों ने अपने कंट्री का यहाँ पे ज़्यादातर सामान इसके अंदर इस्तेमाल किया है। अब हम डिस्कशन करते हैं इंडिया के डिस्ट्रॉयर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के बारे में। तो इंडिया का ये इंडिजीनियस डिस्ट्रॉयर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है जिसको हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं प्रोजेक्ट 15B। और इसी प्रकार से हम लोगों ने और भी बहुत सारे वॉरशिप्स को, पहले हमने बहुत सारी वॉरशिप्स को बनाया भी है, कंट्री से लिया भी है। बेसिकली यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है ना, इसकी शुरुआत 1990s में हो चुकी थी, जब हम लोगों ने कोशिश करी थी कि हमारे पास भी डिस्ट्रॉयर वाले ये जहाज़, बड़े बड़े जहाज़ होने चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद आज के टाइम पर ना हमारे पास प्रोजेक्ट 15B चल रहा है, ठीक है, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। प्रोजेक्ट 15B के अंदर हम लोग फोकस कर रहे हैं 4 जहाज़ के ऊपर, जिसमें 4 जहाज़ में से एक जहाज़ आता है विशाखापत्तनम क्लास का, बाकी दूसरा आता है मोरमुगांव, ठीक है, तीसरा आता है इम्फाल, और चौथा आता है सूरत। तो ये चारों नाम हैं, आपको इस बारे में ध्यान रखना है। ये चारों अलग अलग वॉरशिप हैं, डिस्ट्रॉयर हैं, अपने आप में खतरनाक जहाज़ हैं। और जो डिस्ट्रॉयर है बेसिकली वो यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद में गिना जाता है। एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे ज़्यादा ताकतवर जहाज़ देखने को मिलेगा। मतलब इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये अपने ऊपर बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स को लेकर चलता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट्स को बहुत सारे अपने ऊपर लेकर चलता है। एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़े साइज़ में होता है। हमारे पास INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट ऑलरेडी है एक, और अभी हमने एक और जो INS विक्रांत है, ठीक है, इसकी भी जो एक तरीके से सी ट्रायल होता है उसको भी हमने अभी सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। आपको इसके बारे में ध्यान होना चाहिए। एक मिनट में आपको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। मुझे याद आ गया कि मैंने कुछ पिक्चर शेयर कर रखी थी टेलीग्राम पर, तो पिक्चर दिखा के क्यों ना शेयर करें। पिक्चर दिखा के समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये आप देख पाओगे, ये है डिस्ट्रॉयर, बहुत बड़े साइज़ में डिस्ट्रॉयर देखने को मिलता है, सॉरी एयरक्राफ्ट कैरियर देखने को मिलता है। इसके ऊपर बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स को रखा जा सकता है, दैट इज़ वाई इसको एयरक्राफ्ट कैरियर बोला जाता है। आप देख पाओगे ना, इसका जो लेंथ है वो लगभग, ये कौन सा वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये है INS विक्रमादित्य, जो कि भारत के पास ऑलरेडी है। इसकी जो लेंथ है वो 284 मीटर के आसपास है, और इसका जो वेट है ना वो लगभग 44,570 टन डिस्प्लेसमेंट वेट है इसका। देन उसके बाद इसकी जो हाइट है वो 60 मीटर के आसपास है, लगभग 20 मंजिल का मकान जो होता है उतनी हाइट यहाँ पर इसकी आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आप देख पाओगे इसकी जो कैपेसिटी है लगभग 34 एयरक्राफ्ट्स को ये अपने ऊपर रख सकता है, 10 हेलीकॉप्टर्स को रख सकता है। तो ऐसे होते हैं एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद में यहाँ पर दूसरा आता है डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर भी कुछ इसी प्रकार से बड़े बड़े जहाज़ होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे वेपन्स वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। तो आज के टाइम पर भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो INS विक्रमादित्य ऑलरेडी है। दूसरा जो INS विक्रांत है बेसिकली, इसका भी अभी सी ट्रायल कंडक्ट हो चुका है। तो इन दोनों के बारे में एक आइडिया रखना है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहाँ पर मिल चुकी है। नाउ अब जो ये प्रोजेक्ट 15B है, इसमें हम लोगों ने देखा क्या है, इसमें हम लोग 4 शिप को तैयार कर रहे हैं, प्लस यहाँ पर 4 शिप जो है वो चारों बहुत ज़्यादा शानदार है। और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इन शिप को जो बनाया जा रहा है वो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के अंदर बनाया जा रहा है, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली ये मझगांव डॉक लिमिटेड ही कर रहा है, तो इसके बारे में आपको एक आइडिया रखना है, ठीक है। जो ये पूरा कंस्ट्रक्शन है बेसिकली इसका जिसकी इसकी साइनिंग वो 2011 में हो चुकी थी, तब से ही हम लोग यहाँ पर इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आज के टाइम पर काम कर रहे हैं। और जो शिप हैं, जो ये बड़े बड़े जहाज़ हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स का इस्तेमाल किया है, बहुत सारी मिसाइल्स लगी हैं, वेपन्स लगे हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पर स्टील्थ फीचर दे रखा है। स्टील्थ फीचर मतलब रडार की पकड़ में ये नहीं आएगा, कोई इसे ढूंढ नहीं पाएगा। तो ये यहाँ पर इसमें काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे।
ठीक है, तो ये हमने देखा। प्लस उसके बाद और भी बहुत सारे फीचर हैं जिसमें जितने भी यहाँ पर ये प्रोजेक्ट 15B के अंदर जहाज़ है ना, बेसिकली अभी मैंने आपको चारों के नाम बताए थे। इन जहाज़ के अंदर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी लगाए गए हैं। ठीक है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल लगे हुए हैं जिसको हमने रशिया के साथ मिलकर बनाया है। जो ये मिसाइल है एक उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास सरफेस टू एयर मिसाइल भी हैं। ठीक है, हम लोग हवा में किसी भी एयरक्राफ्ट को उड़ा सकते हैं, सबमरीन पर अटैक कर सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर इन जहाज़ों के अंदर दिए गए हैं, आपको ध्यान देना है। ठीक है, प्लस उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, अभी हमने डिस्कशन किया विशाखापत्तनम के बारे में। तो जो विशाखापत्तनम वाला जो जहाज़ है वो यहाँ पर भारत को अभी नेवी के अंदर वो आने वाला है, नेवी के अंदर कमीशन किया जाएगा। लेकिन विशाखापत्तनम के अलावा भी यहाँ पर 3 और हैं। वो कौन कौन से हैं यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जो सेकंड वाला शिप है जिसका नाम है मुर्मुगांव, ठीक है, इसको ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया था 2016 में, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा हमारे पास शिप है, एक है इम्फाल, उसका नाम है इम्फाल। ठीक है, इसको लॉन्च ऑलरेडी 2019 में कर दिया गया था। और जो चौथा शिप है उसका नाम है सूरत। अब आपको तीसरा कहाँ गया, तो तीसरा विशाखापत्तनम ही है। ठीक है, जो सूरत है यहाँ पर बेसिकली सूरत के ऊपर आज के टाइम पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पर ये काम चल रहा है, तो आपको इसके बारे में एक आइडिया रख लेना है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 15B क्या है आप लोगों को समझ में आ गया। अब जो ये चारों शिप है काफ़ी बेहतरीन है, डिस्ट्रॉयर हैं, काफ़ी ज़बरदस्त आपको जहाज़ ये देखने को मिलेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारी नेवी की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर हम लोग को और ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावर मिलने वाली है। प्लस हमारे नेवी को प्रोटेक्ट करने वाला है। और भी हमारे पास जो एयर, सरफेस, अंडर वाटर थ्रेट्स आते हैं, इन सारे खतरों से बचाने के लिए यहाँ पर ये मददगार रहने वाले हैं ये जहाज़। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर एक दूसरा वाला प्रोजेक्ट है। अभी हमने देखा प्रोजेक्ट 15B को, अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट 75 हाँ प्रोजेक्ट 75 को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने अभी आपको विशाखापत्तनम के बारे में बता दिया। ठीक है, जो प्रोजेक्ट 15B है इसके बारे में बता दिया। दूसरा यहाँ पर एक और के बारे में चर्चा की गई है, वो है हमारी एक और सबमरीन है वेला। ठीक है, सबमरीन वेला को अभी यहाँ पर इंडियन नेवी को दिया गया है। तो इससे भी इंडियन नेवी की जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आपको सबमरीन वेला के बारे में समझना होगा, ये आप देख पाओगे। ठीक है, सबमरीन वेला एक 4th स्कॉर्पियन सबमरीन है। ठीक है, ये 25 नवंबर को कमीशन करी जाएगी। 25 नवंबर को हमारी नेवी के अंदर ये कमीशन कर दी जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ये सबमरीन वेला के बारे में आपको बताता हूँ क्या है आखिरकार। प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हाल ही में ये 4th स्कॉर्पियन सबमरीन है हमारी। स्कॉर्पियन सबमरीन क्या होती है मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो एक बेसिकली INS वेला इसको बोला गया है। ये प्रोजेक्ट 75 का पार्ट है जिसको यहाँ पर इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया गया। अब ये जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन होती हैं, देखो स्कॉर्पियन का मतलब होता है यहाँ पर डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपोर्शनल सिस्टम। ये जो सबमरीन्स होती हैं यहाँ पर डीजल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सबमरीन्स बेसिकली 2 प्रकार की होती है, एक होती है कन्वेंशनल सबमरीन और एक होती है हमारी न्यूक्लियर पावर सबमरीन। ठीक है, अब जो कन्वेंशनल सबमरीन होती है इसी को हम लोग स्कॉर्पियन सबमरीन बोलते हैं। इसके अंदर डीजल का इस्तेमाल होता है और ये सबमरीन लंबे समय तक पानी में नहीं रह सकती हैं। ठीक है, लंबे समय तक नहीं, हफ्ते भर तक रह सकते हैं, उसके बाद इनको वापस से बाहर आना पड़ता है। लेकिन जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन होती है लंबे समय तक पानी में रह सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया जाता है और अंदर ही अंदर इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है और उसकी मदद से क्या होता है यहाँ पर वो सबमरीन चलती रहती है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी भारत के पास हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कन्वेंशनल वाली सबमरीन की। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये INS वेला है, ठीक है, ये क्या है, ये भी एक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, एक पनडुब्बी है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके अपने काफ़ी सारे फीचर्स हैं। ये भी यहाँ पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर को मतलब बहुत सारे अटैक्स वगैरह कर सकता है, आप देख पाओगे। इसके अंदर भी बहुत सारी कैपेसिटी ये देखने को मिलेगी अगर मैं डायरेक्टली बताऊँ तो। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की अगर हम बात करें तो नेवी के पास जो पहली स्कॉर्पियन वाली सबमरीन आई थी वो 20 साल पहले हम लोग को देखने को मिली थी, वो है INS सिंधु शास्त्र। ठीक है, INS जो सिंधु शास्त्र है ये हमने रशिया से खरीदा था 2000 के अंदर, साल 2000 में। ठीक है, 2000 रुपये में नहीं, साल 2000 में हमने खरीदा था। तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। देन उसके बाद हमने अब डिस्कस करना है कि प्रोजेक्ट 75 आखिरकार क्या है। तो प्रोजेक्ट 75 के अंडर में ही यहाँ पर जो ये सबमरीन है इसको अभी नेवी को दिया जा रहा है। और प्रोजेक्ट 75 अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जहाँ पर हम लोग 6 सबमरीन्स को बना रहे हैं। ठीक है, 6 सबमरीन वो सारी की सारी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन होगी और इसमें हम लोग फ्रांस की मदद ले रहे हैं। फ्रांस की सहायता से ये सबमरीन्स बनाई जा रही हैं। ये कहाँ पे बनाई जा रही हैं, अगेन मसगांव डॉक लिमिटेड में यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। और अभी आप कहोगे कि 6 सबमरीन बनाई जा रही हैं, तो हमें तो सिर्फ एक ही का नाम पता है जिसका नाम है वेला। तो बाकी मैं 5 के नाम बताता हूँ। एक का नाम है कलवरी, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको खंदरी देखने को मिलेगा। आपको एक कलवरी हो गया, एक खंदेरी हो गया, देन उसके बाद यहाँ पर वागिर हो गया और उसके बाद वक्शीर हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक आपको देखने को मिलेगा वेला। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर ये 6 हैं या फिर 5 हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो आपको 5 के नाम पता चले, लेकिन एक और याद आ गया मुझे जिसका नाम है खरंज। ठीक है, तो आपको ध्यान से फिर से मैं बताता हूँ। इसके प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास 5 सबमरीन के ऊपर काम चल रहा है। एक का नाम है INS वेला जो कि अभी यहाँ पर भारत की नेवी को दी जा रही है। दूसरे सबमरीन का नाम क्या है, कलवरी।
ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पर भारत को नेवी को कमीशन कर दी गई है। तीसरे सबमरीन का नाम है खंदेरी, ये भी कमीशन कर दी गई है। चौथे का नाम है खरंज, ये भी कमीशन कर दी गई है। पांचवें का नाम है वागिर, ठीक है, क्या नाम है इसका, वागिर, ये आज के टाइम पर अंडर ट्रायल में चल रही है, इसके ऊपर काम चल रहा है। और छठे का नाम है वगशीर, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, इसके ऊपर भी काम चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे हमारे प्रोजेक्ट 75 के पार्ट हैं। काफ़ी लंबा आर्टिकल हो गया लेकिन बहुत ज़बरदस्त था, बहुत इंपॉर्टेंट था, एक चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। देन उसके बाद एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन अलग से मैं प्रोवाइड करवाना चाहूँगा कि भारत के पास आज के टाइम पर बहुत सारी नॉन न्यूक्लियर सबमरीन है। ध्यान से सुनना, मैं नॉन न्यूक्लियर सबमरीन की बात कर रहा हूँ, हाँ वही स्कॉर्पिन वाली, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे फ्रांस से हम लोग जो सबमरीन आज के टाइम पर फ्रांस की मदद से बनाई गई है वो कलवरी क्लास वाली सबमरीन्स हैं, ठीक है। और जो हमने जर्मनी की मदद से बनाई है वो शिशुमार क्लास वाली हैं। और हमने रशिया की मदद से काफ़ी सारी सबमरीन्स को बनाया है, वो है सिंधु कोश वाली। तो ये तीनों के नाम आप लोग एक बार ध्यान से याद रख सकते हो, ठीक है। इसका जो पिक्चर है वो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। काफ़ी लंबा आर्टिकल हो गया लेकिन मैंने पहले ही बताया था आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बाकी ज़्यादा कुछ खास भी नहीं है, अब डायरेक्ट एडिटोरियल पर आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और छोटे छोटे आर्टिकल हैं उनको भी देख लेते हैं। एक आर्टिकल यहाँ पर चर्चा करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है नो डिस्क्रिमिनेशन इन यूपी। मतलब क्या है, अभी देखो क्या हुआ, अभी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर एक हमने एक्सप्रेसवे को लॉन्च किया है, ठीक है। अब उस एक्सप्रेसवे को लॉन्च करते हुए हमारे इस एक्सप्रेसवे का नाम क्या है, उसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ठीक है। अपने आप में काफ़ी बड़ा एक्सप्रेसवे देखने को मिलेगा। प्लस हमने कल आर्टिकल डिस्कस किया था, इसको लेकर काफ़ी सारी पॉलिटिक्स वगैरह दिखाई जा रही है। जो ओपोजिशन पार्टीज़ वाले हैं वो ये बोल रहे हैं कि अब इलेक्शन आ रहे हैं पास में, तो इस प्रकार से एक्सप्रेसवे को बनाकर दिखाया जा रहा है। तो अब यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उल्टा जवाब दिया है उन्हीं को कि पहले जो सरकार थी, ठीक है, उनके अंडर में ऐसा कोई काम हुआ नहीं, उनके अंडर में यहाँ पर अलग इतना डेवलपमेंट हुआ नहीं। आज के टाइम पर ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और पहले वाले जो सरकार थी यूपी की, ठीक है, वो यहाँ पर सेंट्रल की यानी केंद्र सरकार की सुनती भी नहीं थी। अब यहाँ पर आप देख पाओगे सरकार के अंदर कितना बड़ा बदलाव है। देन उसके बाद अब कितने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बताया है, ठीक है, कि आज के टाइम पर यूपी के अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन जब पहले अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया है, तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। मतलब कुछ ऐसा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कुछ ऐसा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक आइडिया ज़रूर होना चाहिए। कभी भी यहाँ पर आर्टिकल बड़े आर्टिकल में तब्दील हो जाएगा तो एक बेस हम लोगों का क्लियर होता हुआ चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वैक्सीन के बारे में चर्चा की गई है। अभी आपको मालूम होगा बहुत सारे कंट्रीज़ को हमने अलाउ किया है कि बहुत सारे कंट्रीज़ के जो ट्रैवलर्स हैं वो आ सकते हैं भारत के अंदर, लेकिन उनको ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है कि उनको वैक्सीन लगी होनी चाहिए, प्लस उसके बाद 72 घंटे पहले का RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए। तो भारत के अंदर उनका मोस्ट वेलकम है, वो आ सकते हैं। लेकिन सिंगापुर के अंदर काफ़ी सारे लिमिट लगा दी गई है, सिंगापुर के अंदर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है, क्वारंटीन फ्री एंट्री के ऊपर यहाँ पर लिमिट लग चुकी है, ऐसा बताया जा रहा है। देखो यहाँ पर क्या है ना, सिंगापुर यहाँ पर अलाउ कर रहा है वैक्सीनेटेड ट्रैवल लेन्स को, ठीक है, जिसको हम लोग VTL बोलते हैं। लेकिन भारत के अंदर यहाँ पर आप देख पाओगे ये VTL वाले प्लेन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, VTL फ्लाइट्स देखने को मिलेंगी नहीं। भारत यहाँ पर उनकी खुद की हमारी जो गवर्नमेंट फ्लाइट्स ये ज़्यादातर देखने को मिलेगी, एयर इंडिया, वंदे भारत फ्लाइट्स देखने को मिलेगा। तो सिंगापुर बोल रहा है नहीं, हम लोग को VTL फ्लाइट्स हम लोग अलाउ करेंगे, मतलब कि जो पैसेंजर्स हैं खासकर वो VTL फ्लाइट्स वाले अलाउ करने वाले हैं, वैक्सीनेटेड ट्रैवल लेन्स को अलाउ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगापुर का ये स्टेटमेंट है। नाउ अब इसको लेकर ये जो भी बातें हैं वो रिजॉल्व करी जाएंगी। यहाँ पर बोला गया है कि जो भी यहाँ पर कंसर्न्स हैं उनको सुधारा जाएगा और सिंगापुर भी जल्द से जल्द यहाँ पर लोगों को एक्सेप्ट करना चालू करेगा जो कि वैक्सीनेटेड पीपल होंगे। तो आर्टिकल में कोई दम तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको पता तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो पता होना चाहिए मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऊपर ऊपर से किसके बारे में आइडिया रख सकते हो। अब आते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। एक लौता आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है इस पेज पर, और ये बात करता है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन और जो यहाँ पर चाइनीज़ लीडर देखने को मिलेंगे जी जिनपिंग, दोनों के बीच में बातचीत हो चुकी है। चाइना का प्रेसिडेंट जी जिनपिंग और यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन, दोनों के बीच में यहाँ पर बातचीत की जाने वाली है करके 2-3 दिन से लगातार आर्टिकल पब्लिश हो रहे थे। नाउ फाइनली यहाँ पर दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ। अब दोनों ने डिस्कशन करते करते क्या क्या चीज़ों को देखा है, तो यहाँ पर बोला गया कि दोनों कंट्रीज़ मिलकर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको ख़त्म करेंगी, क्योंकि यूएस और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो विवाद हैं, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर इन कंट्रीज़ काम करने वाली हैं। ये डिस्कशन हुआ। देन उसके बाद आज के टाइम पर इन कंट्रीज़ के जो कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप हैं उनको सुधारा जाएगा। ये यहाँ पर बातचीत की गई है इस पूरे वर्चुअल समिट के दौरान। आप देख पाओगे इस प्रकार से वर्चुअल समिट हुआ है, तो ये सारे स्टेटमेंट दिए गए। देन उसके बाद यूएस ने और भी बहुत सारे मुद्दे उठाए। मैं आपको टू द पॉइंट बात बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारी अलग से आलतू फालतू बातें हैं, उस पर आपको
फोकस नहीं करना है। पहली चीज़ क्या हो गई? पहली चीज़ ये हो गई कि अपने रिलेशंस को अच्छे करेंगे, जो विवाद हैं वो ख़त्म करेंगे, प्लस जो कॉम्पिटिटिव रिलेशंस हैं उनको अच्छा किया जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ताइवान का इशू भी उठाया था, लेकिन हालांकि यहाँ पर इसको लेकर कोई ऐसा अच्छा रिस्पांस देखने को मिला नहीं है। लेकिन ताइवान का इशू भी उठाया गया कि ताइवान के ऊपर पूरी तरह से आज के टाइम पर कंट्रोल पाना चाहता है चाइना, चाइना पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता है इसी को लेकर। उसके बाद यहाँ पर दूसरा इशू उठाया हमारे यूएस के प्रेसिडेंट ने, वो है जिनजियांग वाला रीजन। ठीक है, चाइना के अंदर एक प्रोविंस है, खासकर जैसे एक स्टेट होता है उसी प्रकार से एक प्रोविंस है चाइना के अंदर जिसका नाम है जिनजियांग। ठीक है, अब क्या है, वहाँ पर उइगर मुस्लिम्स रहते हैं और उइगर मुस्लिम्स के ऊपर चाइना बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है, ऐसे हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं। और अत्याचार कर रहा है तो मतलब कि कहीं ना कहीं वहाँ पर ह्यूमन राइट वोलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मुद्दा भी यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने उठाया है। तो आप देख पाओगे ये कुछ मुद्दों के ऊपर डिस्कशन हुआ अभी मीटिंग के अंदर। तो जो एक तरीके से रिलेशन है, खासकर किस पर सबसे ज़्यादा फोकस रखा गया कि दोनों कंट्रीज मिलकर अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो अपनी लड़ाइयाँ हैं उनको ख़त्म करें, प्लस जो डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म करें, प्लस अपने जो कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाएं। इनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखा गया है। दो ताइवान और ये वाले जो इश्यूज़ है जिनजियांग वाला, इसके ऊपर फोकस तो रखा गया, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कुछ अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो ये आर्टिकल में बताया गया। ओके, देन उसके बाद आते हैं पेज नंबर 14 के ऊपर, दैट इज बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से एक आर्टिकल को। यहाँ पे हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास जी, इनका कहना है कि देखो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आज के टाइम पर होना चाहिए। ठीक है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारी रिकवरी जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट को वापस से रिज्यूम करना होगा, ऐसे हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जी का कहना है। ये आपको ध्यान रखना है। इकॉनमी के पास इन्होंने बोला जो हमारी भारत की इकॉनमी है उसके पास पोटेंशियल है, उसके पास ताकत है कि वो ग्रो हो सकती है, लेकिन क्या चाहिए, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए। और इन्वेस्टमेंट सरकार सारा कर नहीं सकती है, तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो करनी चाहिए। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर आना चाहिए। और यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सकता है भारत के अंदर, अगर हम लोग थोड़ी बहुत स्कीम्स लेकर आएँ तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है। अगर हम लोगों के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाए तो बहुत सारे बिजनेसेस वगैरह ग्रो होंगे, इकॉनमी जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों के पास पैसा आएगा। अब लोगों के पास पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं कंट्री में डिमांड भी बढ़ेगी, ओवरऑल इकॉनमी जनरेट होगी। लोगों के पास पैसा आएगा तो उनका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो भी इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, लोग कुछ ना कुछ खरीदेंगे, हमारी इकॉनमी रन करती हुई चलेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है हमारे इकोनॉमी के अंदर, वो हमारे आरबीआई गवर्नर ने ये समझाया है। तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर और कोई आर्टिकल नहीं है। अब चलते हैं डायरेक्टली हम लोग अपने एडिटोरियल के ऊपर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। नाउ ये आता है आज का सबसे पहला एडिटोरियल। यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि अभी ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो कहाँ पर गए, बहुत सारे ट्राइबल लोगों से मिले हैं। कल मैंने आपको पेज नंबर 1 पर ही आर्टिकल को समझाया था, तो इस आर्टिकल में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किस प्रकार से, यानी कि आप कह सकते हो कि जो बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर डायरेक्टली गवर्नमेंट की बात की जा रही है, एग्जैक्टली बीजेपी सरकार है, बीजेपी की सरकार में हमने ट्राइबल लोगों को कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है, ट्राइबल लोगों को कितना ज़्यादा बढ़ावा मिला है, यहाँ पर इसके बारे में बताया गया। ये जो आर्टिकल है ये खुद हमारे कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी के थ्रू लिखा गया है। तो आप लोग देख पाओगे ये हमारे एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, कल्चर और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। अब यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से बताया फॉरेस्ट ड्वेलर के बारे में। इन्होंने बोला रामायण और महाभारत दोनों यहाँ पर एक कंप्लीट एक तरीके से रिलेशनशिप बताती हैं फॉरेस्ट ड्वेलर और सिटी ड्वेलर के बीच में। तो यहाँ पर एक तरीके से जो भी ट्राइबल पीपल है, अनुसूचित जनजाति हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को इनका ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे बताया गया। अब इन्होंने लेके चले गए पहले अंग्रेजों के टाइम पर। देखो हुआ क्या करता था, ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट पास किया था 1871 में। एक एक्ट था क्रिमिनल्स ट्राइब्स एक्ट 1871। ठीक है, इस एक्ट को लाया गया और बहुत सारे ट्राइबल पीपल को, बहुत सारे ट्राइब्स को यहाँ पर इस एक्ट के अंदर में दर्ज किया जा रहा था। तो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर ये एक्ट चला दिया और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर एज अ क्राइम, एज अ क्रिमिनल चार्ज किया गया। ठीक है, इस एक्ट के अंदर में अब क्या हुआ, बहुत सारे जो हमारे एक तरीके से बहुत सारे जो लेजेंडरी लोग हैं, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर के तौर पर निकल कर आए, बहुत सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट में आए, बहुत सारे लोगों में इसके अगेंस्ट में रिवोल्ट किया। इन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी लॉ होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख पाओगे। तो कौन कौन निकल कर आया, सबसे पहली बात यहाँ पर बिरसा मुंडा जी। ठीक है, बिरसा मुंडा आए, तांतिया भिल, ये सब नॉर्थ सेंट्रल पार्ट से निकल कर आए। फिर उसके बाद यहाँ पर आए कोमरम भीम और थलाकल चंडू, ये यहाँ पर साउदर्न साइड के हैं। देन उसके बाद यहाँ पर एक रानी गेदनलियू आई। ठीक है, इन लोगों ने यहाँ पर अगेंस्ट में थे, ये सब किसके, इस एक्ट के अंडर में, जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर एक्ट लेकर आए थे, ट्राइबल पीपल को यहाँ पर एज अ क्रिमिनल चार्ज किया जा रहा था। तो यहाँ पर उस एक्ट के अगेंस्ट में ये सब लोग निकल कर आए।
ठीक है। और काफ़ी हद तक यहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया, और प्रोटेस्ट करने के बाद यहाँ पर ये लोग अगेंस्ट में रहे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के, और इन्होंने अच्छी खासी लड़ाई भी करी है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी हद तक इनको अप्रिशिएट किया जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या है, जो इनको अप्रिशिएशन मिलना चाहिए वो ऐसा अप्रिशिएशन आज के टाइम पर नहीं मिलता है। हमने देखा पिछले कुछ सालों के अंदर या फिर पिछली वाली सरकार के अंदर कुछ ऐसा ट्राइबल पीपल को, इन लोगों को इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिला, इनकी इतनी ज़्यादा पहचान नहीं है कि इन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर अंग्रेजों से लड़े हैं, अपने जो ट्राइबल पीपल उनको कैसे प्रोटेक्ट किया है। ठीक है, इन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के बारे में कोई भी किसी को इतना कुछ पता नहीं है, तो इनको एक जैसा यहाँ पर रिकग्निशन मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिला है। लेकिन आज के टाइम पर हमारे प्राइम मिनिस्टर इसी रिकग्निशन को लेकर काम कर रहे हैं, और आपको मालूम होगा अभी यहाँ पर अनाउंस किया गया कि जो 15 नवंबर होगा, 15 नवंबर को हम लोग जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे। अब जनजातीय गौरव दिवस मनाने वाले हैं, जो कि बिल्कुल जिसको ट्राइबल डे बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पर 15 नवंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि 15 नवंबर को जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है भगवान बिरसा मुंडा का। तो आपको इनके बारे में ध्यान रखना है, कल मैंने आप लोगों को बताया था। तो भगवान बिरसा मुंडा खुद एक फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने यहाँ पर एक तरीके से ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है। इंडिया के इंडिपेंडेंस में काफ़ी बड़ा रोल रहा है इनका। ठीक है, ये आप देख पाओगे आज के टाइम पर भारत के अंदर लगभग 705 ट्राइबल कम्युनिटीज़ ये देखने को मिलेंगी। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 10% के आसपास की पॉपुलेशन है, और इनको प्रोटेक्शन देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये काम पहले नहीं हुआ है, लेकिन आज के टाइम पर जो सरकार है हमारी, वो यहाँ पर इसको कर रही है, ये मेन फोकस रखा गया। देन उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद से ही अगर आप देख पाओगे लगातार यहाँ पर एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, ताकि हम लोग ट्राइबल पॉपुलेशन के साथ जो रिलेशंस हैं, जो एफर्ट्स हैं, उनको बहुत अच्छा कर सकें। लेकिन क्या ऐसा हो पाया था? ऐसा पिछले समय में ऐसा कुछ ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हो नहीं पाया है, लेकिन अब यहाँ पर इसके ऊपर ज़्यादातर फोकस किया जा रहा है, ऐसा बताया गया। आज के टाइम पर यहाँ पे बताया गया जो हमारा यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उस यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर आज के टाइम पर उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लीड करते हैं। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर पहली बार 8 मिनिस्टर हैं जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के हैं, असम के हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के। ठीक है, और वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग ट्राइब्स को, जैसे कि गोंड ट्राइब हो गया, संथाल, मिजी, मुंडा, टी ट्राइब हो गया। ठीक है, अलग अलग ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं। तो ऐसा पहले नहीं था, पहली बार ऐसी सरकार में हुआ है, इस बार सरकार में, कि अब की बार जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वहाँ पर काफ़ी सारा रिप्रेजेंटेशन ट्राइबल पीपल का भी है। उसी प्रकार से भारत का जो यूनियन कैबिनेट है, यहाँ पर भी 3 मिनिस्टर हैं जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो अब की बार यहाँ पर आप देख पाओगे कि किस प्रकार से हमारी गवर्नमेंट ने काम किया है, कि ट्राइबल पीपल को कितनी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करवाई है। ठीक है, उसके बाद अगर 2004 से लेकर 2014 के बीच का टाइम पीरियड बताया, जब यहाँ पर वो सरकार देखने को नहीं मिलेगी, तो उस बीच में यहाँ पर क्या किया है, उस बीच में यूपीए की सरकार ने कोई भी ऐसा काम किया नहीं है, ऐसा यहाँ पे बताया। ठीक है, तो ट्राइबल पीपल को इतना ज़्यादा रिकग्निशन नहीं मिला था। 2014 के बाद से यहाँ पर ट्राइबल पीपल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली है, ऐसा हमारे कल्चर मिनिस्टर ये बोलते हैं इस एडिटोरियल के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद इकोनॉमिक्स वेलबिंग के बारे में अगर हम बात करें, तो देखो यहाँ पर हमने देखा पॉलिटिक पर्सपेक्टिव से हर चीज़ से ट्राइबल कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें यहाँ पर देखना है उनका एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होना चाहिए, जो कि पहले नहीं हुआ है। ठीक है, आप देख पाओगे 1999 की बात है, जब हमारे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना दी थी, मिनिस्ट्री फॉर ट्राइबल अफेयर्स। लेकिन आज के टाइम पर हमारे मोदी जी के अंडर में हम लोग इस मिनिस्ट्री को लेकर और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो चुके हैं। ठीक है, आज के टाइम पर हम लोग एड्रेस कर रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकें, हम लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बजट लेकर आ सकें ट्राइबल पीपल के लिए। तो 2021-22 की अगर हम बात करें, साल 2021-22 के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है ना, इसका जो बजट एलोकेशन है वो 7,524 करोड़ रुपीज़ का है। मतलब भारी भरकम हम लोग बजट भी लेकर आ रहे हैं, अलग से पैसा प्रोवाइड करवा रहे हैं ट्राइबल पीपल के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अगर आप देख पाओगे दूसरी तरफ जो पहले वाली सरकार थी, ऐसा काम तब नहीं किया गया। ठीक है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 को अमेंडमेंट किया गया था 2017 के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो ये पहले वाला एक्ट है फॉरेस्ट एक्ट वाला, तो 2017 में अगेन हमारे प्राइम मिनिस्टर की सरकार है, तो 2017 में जब इसको अमेंड किया गया, 2017 में बोला गया कि जो बैम्बू है उसको हम लोग ट्री की तरह, यानी कि बैम्बू को हम लोग पेड़ की तरह क्लासीफाई नहीं करेंगे। बैम्बू जो बांस होता है वो पेड़ नहीं है। ठीक है, ऐसा दिया गया।
ऐसा बोला। अब जब बैम्बू पेड़ नहीं है ऐसा बोला गया तो इससे जो बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको बहुत फ़ायदा हुआ, उन्होंने काफ़ी हद तक इनकम जनरेट करी है इस बैम्बू का इस्तेमाल करके। तो अगेन यहाँ पर क्या हुआ, हमने ट्राइबल पीपल को एक इंपॉर्टेंस दी है, ऐसा बताया। ट्राइबल पीपल के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों ने इनकम को जनरेट करने का काम किया है, इस सरकार ने ये यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, फिर उसका डेवलपमेंट की बात करें तो देखो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग इंश्योर करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को। ठीक है, न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें भी इंप्रूव होनी चाहिए और इन सब चीज़ों को इंप्रूव किया है। खासकर ट्राइबल पीपल्स के अंदर, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को इन सब चीज़ों की फैसिलिटीज़ पहले इतनी अच्छी नहीं मिलती थी, लेकिन आज के टाइम पर आप देख पाओगे हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लाई गई थी पिछले साल, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने एक अलग से फोकस दिया है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के ऊपर। ठीक है, एक अलग से हमने ट्राइबल कम्युनिटीज़ के ऊपर फोकस रखा कि मान लो यहाँ पर जो भी पढ़ाई हो रही है क्लास 5 तक, यानी 5वीं क्लास तक आप जो भी पढ़ रहे हो वो अपनी खुद की लोकल लैंग्वेज में पढ़ोगे। इससे क्या होगा, जो ट्राइबल लैंग्वेज है वो एक प्रोटेक्ट लैंग्वेज रहेगी और वो सारी लैंग्वेजेस वो हैं जो कि हमारे 8वें शेड्यूल के अंदर आती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, हमारे संविधान के जो 8वें शेड्यूल के अंदर में आती हैं। ठीक है, उसके बाद आज के टाइम पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इनके लिए जो स्कूल की संख्या है वो लगभग 472 के आसपास हो चुकी है और पहले ये बहुत कम हुआ करती थी। आज के टाइम पर आप लोग देख पाओगे 450 से ज़्यादा यहाँ पर स्कूल की जनसंख्या हो चुकी है, जहाँ पर एक बहुत अच्छी एजुकेशन की बात करते हैं हम लोग कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ को एक बहुत अच्छी एजुकेशन मिल पाए। तो ये यहाँ पर कुछ ट्राइबल पीपल को लेकर बताया गया कि आज के टाइम पर सरकार यहाँ पर इन कम्युनिटीज़ के लिए क्या कर रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर एडिटोरियल में क्या बताया गया, जो भगवान बिरसा मुंडा है, ठीक है, यहाँ पर ये एक ऐसे व्यक्ति थे, ठीक है, यहाँ पर इनको भगवान ही बोला जाता है क्योंकि बहुत सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है इनको पूजती है। ठीक है, इनकी जो डेथ है वो लगभग 25 साल की उम्र में हो चुकी थी जेल के अंदर। इन्होंने काफ़ी हद तक लड़ाई करी ब्रिटिश से, ठीक है, ब्रिटिशर से बहुत ज़्यादा लड़े। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर इन्होंने मूवमेंट भी चलाए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पर जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो याद नहीं रखा जाता है। तो इसी चीज़ को याद रखते हुए, इसी चीज़ को ध्यान में देते हुए अब की बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 15 नवंबर को ये इंपॉर्टेंस दिया कि 15 नवंबर को हम लोग जनजातीय गौरव दिवस मनाने वाले हैं ताकि हम लोग भगवान बिरसा मुंडा को भी याद करें। ठीक है, तो क्या सरकार आज के टाइम पर कर रही है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को लेकर, ये यहाँ पर बताया गया। देन उसके बाद अभी हम लोग ट्राइबल म्यूजियम भी ओपन करने वाले हैं। ठीक है, लगभग यहाँ पर 200 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के नाम पर आप कह सकते हो, मतलब कि इन फ्रीडम फाइटर्स, ये लगभग 200 के आसपास फ्रीडम फाइटर्स थे जो ट्राइबल ट्राइब से बिलोंग करते थे। तो इनका काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन था, अब इनको रिकग्निशन मिलती नहीं है, लेकिन आज के टाइम पर हम लोग 10 म्यूजियम को तैयार कर रहे हैं जो कि इन फ्रीडम फाइटर्स को एक पहचान देगा। और वो जो 10 यहाँ पर म्यूजियम रहने वाले हैं और ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम होने वाले हैं, इनको कहाँ कहाँ पर बनाया जाएगा, आंध्र प्रदेश के अंदर बनाया जाएगा। ये आंध्र प्रदेश के अंदर एक एरिया है, ठीक है, एरिया लिखे हुए हैं, मैं आपको वो सब नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको मोटा मोटा बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ पर बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, तेलंगाना, इन सभी एरियाज़ में ये ट्राइबल पीपल के लिए, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के लिए म्यूजियम बनाया जा रहा है ताकि इनको हम लोग एक पहचान दे सकें। तो ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो आज के टाइम पर हम लोगों ने काफ़ी हद तक पहचान दी है और ये काफ़ी हद तक सही भी यहाँ पर किया गया है, ऐसा आप देख पाओगे हमारे कल्चर मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट है, ये पूरा एडिटोरियल है। ठीक है, आई होप आपको एक चीज़ क्लियर हो चुकी है। उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बात करता है एम्बर ऑन इकॉनमी को लेकर। देखो आज के टाइम पर क्या है, जो महंगाई है वो काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नजर आई। कल के इकॉनमी वाले पेज पर समझा था, जो इन्फ्लेशन है खासकर WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो काफ़ी तेजी से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इन्फ्लेशन की बात करें वो इंक्रीज़ हुआ है। तो अब इंक्रीज़ हुआ है तो आपको पहली बात तो समझना होगा कि WPI या CPI आखिरकार होता क्या है। ठीक है, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, फिर उसके बाद इस आर्टिकल को अपने आप ही आप लोग समझ जाओगे बहुत ज़्यादा ईजी शब्दों में। ठीक है, अब देखो आर्टिकल GS पेपर 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पहले हमें समझना होगा इन्फ्लेशन क्या है। देखो इन्फ्लेशन क्या होता है, राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल सी एक डेफिनेशन है, जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके दाम बढ़ जाना, उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं, महंगाई बोलते हैं, है ना। और इसका ऑपोजिट डिफ्लेशन होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन को जब हम लोग मापते हैं, जब हम लोग मेजर करते हैं, तो दो बेसिस पर किया जाता है। एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और दूसरा होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। और दोनों के कैटेगरी में हम लोग अलग अलग तरीके से इस महंगाई को मेजर करते हैं। पहले हम समझेंगे कि आखिरकार ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर हम लोग जो प्राइस ऊपर चढ़ रहे हैं या नीचे गिर रहे हैं उसको मेजर करते हैं, लेकिन किसके पर्सपेक्टिव से, रिटेल बायर के पर्सपेक्टिव से। आप हो, मैं हूं, हम लोग एक कंज्यूमर हैं, हम लोग किस दाम पर चीज़ों को खरीद रहे हैं, उस दाम के जो भाव हैं वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, उनको अच्छे से मेजर किया जाता है, उनको अच्छे से एनालाइज किया जाता है इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के थ्रू। ये भी आपको आइडिया रखना है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं हम लोग, जो
क्या दाम को, ऑब्वियसली यहाँ पर जब इन्फ्लेशन है तो हम दाम को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन दाम किस किस चीज़ के होंगे? कमोडिटीज़, सर्विसेज जैसे कि फूड हो गया, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं आज के टाइम पर, वो इंडियन कंज्यूमर्स के लिए यहाँ पर है। ठीक है, तो क्या है, हम लोग यहाँ पर इनको कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या है, इनके दाम क्या चल रहे हैं, इनके रेट क्या चल रहे हैं, इनको अच्छे से मेजर किया जाएगा। इसके बेसिस पर यहाँ पर सीपीआई इन्फ्लेशन आता है। ठीक है, सीपीआई के अंडर में बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं। फूड एंड बेवरेज का एक अलग ग्रुप होता है, फ्यूल और लाइट का अलग ग्रुप होता है, हाउसिंग और क्लोथिंग का अलग ग्रुप होता है। इन ग्रुपिंग के मतलब क्लोथिंग के सेक्टर में दाम क्या चल रहे हैं, ठीक है, खाने पीने के फूड और बेवरेजेस के मामले में क्या दाम चल रहे हैं, फ्यूल और लाइट के मामले में यानी कि जो हमारे तेल वगैरह हैं इनके मामले में क्या दाम चल रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग अलग से मेजर करते हैं, अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, जहाँ पर इंसान, हम लोग जो कंज्यूमर है वो हम लोग इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, इसके बेसिस पर इनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, इनको मेजर किया जाता है इन्फ्लेशन के अंडर में। ये आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं सीपीआई। सीपीआई 4 प्रकार की होती है। एक होता है सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए अलग सीपीआई होती है, एग्रीकल्चरल लेबर के लिए अलग होती है, रूरल लेबर के लिए अलग होती है, और एक लास्ट में आप देख पाओगे जो सीपीआई होती है ये अर्बन रूरल दोनों के लिए होती है। तो यहाँ पर जो पहले वाली 3 सीपीआईज हैं, ठीक है, इसको कौन बनाता है? इसको लेबर मिनिस्ट्री इन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बनाता है। ठीक है, लेकिन जो चौथी वाली है इसको कंपाइल करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमने सीपीआई के बारे में समझा। सीपीआई का बेस ईयर 2012 को होता है। 2012 से हम लोग कंपेयर करते हैं कि 2012 से आज के टाइम पर कितनी महंगाई है, तो बेस ईयर 2012 का है। और अब उसके बाद बात करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स की, जिसको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यूपीआई, जिसके बारे में यहाँ पर आर्टिकल में चर्चा की गई है। सीपीआई के बारे में भी आर्टिकल में चर्चा की गई है, लेकिन डब्ल्यूपीआई को अब हम समझेंगे। डब्ल्यूपीआई में क्या करते हैं, जब हम लोग प्राइसेस को मेजर करेंगे एक थोक के लेवल पर, बल्क जिसको बोलते हैं, भरपूर मात्रा में लेना, बल्क में लेना, थोक के लेवल पर लेना। थोक के लेवल पर कौन लेता है? जो शॉपकीपर होता है वो लेता है, दुकानदार वाला लेता है। हम लोग तो थोड़ा थोड़ा सामान लेते हैं, हमारे लिए सीपीआई हो गया, जो दुकानदार हो गया उसके लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया, डब्ल्यूपीआई हो गया। जब ये थोक के सामान के प्राइस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, उस प्राइस को मेजर किया जाता है इन्फ्लेशन के अंडर में, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो डब्ल्यूपीआई होता है इसको कौन पब्लिश करता है? इसको पब्लिश करता है हमारा इकोनॉमिक एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये इसको पब्लिश करती है। और आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन, मतलब कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये इन्फ्लेशन है। उसके बाद इसका जो बेस ईयर है वो लगभग 2004-05 है। 2004-05 से लेकर 2011-12 है। तो आप अगेन वही कह सकते हो, 2011-12 से कंपेयर करते हैं कि हम लोग आज के टाइम पर होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर टोटल कितनी महंगाई आपको देखने को मिलेगी। आई होप आपको सीपीआई और डब्ल्यूपीआई समझ में आ चुका होगा। सीपीआई वर्सेस डब्ल्यूपीआई, आई होप आप इसको अच्छे से लिख पाओगे। अब क्या है, जो लेटेस्ट डेटा निकल कर आया है इन्फ्लेशन के ऊपर, ये बताता है रिटेल और होलसेल प्राइस दोनों का। अब आपको देखो समझ में आ गया कि रिटेल यानी कि जो सीपीआई है और डब्ल्यूपीआई दोनों को लेकर, दोनों का जो ये इन्फ्लेशन है बेसिकली, ये यहाँ पर पता चला। और पता ये चला कि जो अक्टूबर का रिटेल इन्फ्लेशन है ना, वो काफ़ी तेज रहा है, वो क्विकन रहा है, बहुत ज़्यादा फास्ट रहा है। अगर हम बात करें पिछले महीनों में, ऐसा नहीं रहा है जितना अब की बार हम लोग को ये अक्टूबर के महीने का महंगाई देखने को मिली है, खासकर डब्ल्यूपीआई की, होलसेल प्राइस इंडेक्स की। ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे, ये यहाँ पर बताया गया। और उसके बाद डब्ल्यूपीआई के साथ साथ सीपीआई दोनों ही इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। अभी मैंने आपको बताया अलग अलग कैटेगरीज के बारे में, देख पाओगे ऑयल की कैटेगरी अलग होती है सीपीआई के अंदर। ठीक है ना, अभी आपको समझाया था ना, अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उनका रेट बताया गया है, कितने कितने परसेंट से इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ठीक है, 14.2% से वेजिटेबल के प्राइसेस बढ़े हैं, इनके इतने प्राइसेस बढ़े हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने कितने परसेंट से कौन कौन से प्राइसेस बढ़े हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। आप देख पाओगे पूरे आर्टिकल में बताया गया डब्ल्यूपीआई के अंदर जो हमारे क्या क्या चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ पर प्राइसेस बढ़े हैं, ऑयल को लेकर कितने प्राइसेस बढ़े हैं, कितने परसेंट से प्राइस का इंक्रीमेंट देखने को मिला है, तो वो नहीं पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट था, हमने डब्ल्यूपीआई और सीपीआई पढ़ना था, हमने वो इसको कवर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो यहाँ पर बात करता है ये वाला, काबुल कश्मीर एंड द रिटर्न ऑफ रियल पॉलिटिक। अब इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पर क्या है, ये आज के टाइम पर जो भारत है, अगर भारत रिलेशन मेंटेन करता है काबुल के साथ, अफगानिस्तान के साथ, अगर हम लोग रिलेशन को अच्छे कर लेते हैं, तो यहाँ पर पाकिस्तान टेंशन में आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को क्या होगा, काबुल यानी अफगानिस्तान का सपोर्ट नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत के जो रिलेशन है वो अफगानिस्तान यानी तालिबान के साथ सही हो। ठीक है, अब क्या है, अगर हमारे रिलेशन सही हो जाते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान इतना कंसर्न हमारे लिए पैदा कर नहीं पाएगा। ठीक है, इसी वजह से पाकिस्तान ने अभी रिसेंट वाली मीटिंग अटेंड नहीं करी है, वो यहाँ पर इस पूरे एडिटोरियल में समझाया गया। ठीक है, अभी क्या हुआ कि हम लोगों ने देखा अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का रिटर्न हो चुका है, तालिबान यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर आ चुका है, इसकी विक्ट्री पूरी हो चुकी है। इसको लेकर हमने काफ़ी सारे मीटिंग वगैरह रखी है और हमने यहाँ पर डिस्कशन किया अफगानिस्तान के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बारे में। अफगानिस्तान के अंदर लोगों की काफ़ी बुरी हालत हो चुकी है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए कुछ अमाउंट लगेगा, इसको लेकर भारत ने मीटिंग करी है।
अब भारत ने यहाँ पर फोकस रखा है कि अफगानिस्तान को कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल जाए। लेकिन आप देख पाओगे भारत यहाँ पर जब जब बात करता है अफगानिस्तान के से रिलेशन को अच्छे करने की, चाइना पाकिस्तान उसके अगेंस्ट में रहते हैं। ठीक है, चाइना पाकिस्तान यहाँ पर उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते कि भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन कहीं ना कहीं अच्छे हो। चाइना तो अपने प्रोजेक्ट के चक्कर में पड़ा हुआ है। चाइना का इंटेंशन क्या है? चाइना तो बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाना चाहता है अफगानिस्तान के अंदर। आज के टाइम पर रिलेशन काफ़ी अच्छे हो जाएं अगर चाइना के अफगानिस्तान के साथ में, तो अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भर दे अफगानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान यहाँ अपने रिलेशन को मेंटेन करना चाहता है। तो यहाँ पर ये दोनों कंट्रीज़ नहीं चाहती कि भारत का जो रिलेशन है वो यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ अच्छे हों। लेकिन क्या है, आज के टाइम पर भारत यहाँ पर लेकिन अच्छा ही करने पे लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग यहाँ पर फोकस रख रहे हैं एक मीटिंग के ऊपर। अभी आपको मालूम होगा एक दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ जहाँ पे हमने चर्चा करी कि अफगानिस्तान के अंदर कि किस प्रकार से स्टेबलाइजिंग हम लोग सिचुएशन बना सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग वहाँ पर खाना प्रोवाइड करवा सकते हैं लोगों को, क्योंकि लोगों को वहाँ पर खाना खाने तक को नहीं मिल रहा है। इसको मीटिंग को बहुत सारी कंट्रीज़ ने अटेंड किया, रशियन अटेंड किया, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, बहुत सारी कंट्रीज़ के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है उन्होंने यहाँ पर इस मीटिंग को अटेंड किया है। ये चीज़ें मैंशन करी गई हैं। लेकिन आप देख पाओगे हमने बुलाया था पाकिस्तान और चाइना को भी, क्या ये दोनों कंट्रीज़ आई? ये नहीं आई। चाइना इसने बहाना मार दिया कि हमारी कंट्री में मीटिंग चल रही है इस वजह से हम लोग नहीं आ पाएंगे। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने बोल दिया सीधा सीधा कि हम लोग यहाँ पर भारत के अंदर इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। ठीक है, चाइना की बात करें तो चाइना तो अपना कंसर्न, मतलब चाइना तो अपना इंटरेस्ट देख रहा है, चाइना तो अपना फ़ायदा देख रहा है। चाइना का एक लॉन्ग टर्म विजन है, अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे हो जाए। तो चाइना का एक प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, दुनिया भर को कनेक्ट कर रहा है, चाहे वो समुद्र के माध्यम से हो चाहे वो लैंड के माध्यम से हो। तो यहाँ पर चाइना कोशिश ये करेगा कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसका पार्ट बना दे अफगानिस्तान को। ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर से ये प्रोजेक्ट निकाल दे। उसके बाद जो दूसरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, मान लो यहाँ पर ये हम लोग जैसे ये मैप बनाएं तो यहाँ पर जो इधर आपको पाकिस्तान देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब जो ये पाकिस्तान है बेसिकली मतलब ऐसे ही बना दे रहा हूँ मैं, मतलब हवा हवा में बना दिया है, इसको ऐसे ही ले लेना। अब ये जो पाकिस्तान है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो इस प्रकार से निकला है। यहाँ पर जो ग्वादर पोर्ट आपको चाइना का पाकिस्तान का देखने को मिलेगा, ऊपर चाइना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकाला है। अब पाकिस्तान के पीछे ही कौन सी कंट्री है? पाकिस्तान के पीछे यहाँ पर आप देख पाओगे एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये मैप बनेगा, ये अफगानिस्तान हो गया है ना। तो यहाँ पर चाइना चाहता है कि जो ये पूरा का पूरा CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको मैं कनेक्ट कर दूं अफगानिस्तान के साथ में भी, अफगानिस्तान को भी मैं इससे जोड़ लूँ। ठीक है, तो अफगानिस्तान को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंडर में लेकर आना चाहता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो कि ऑथर ने यहाँ पर मिस किया है, मैं वो भी ऐड करना चाहूँगा। वो क्या है कि चाइना का एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट यह है कि अफगानिस्तान के अंदर ना बहुत सारे मिनरल और रिसोर्सेज पाए जाते हैं आज के टाइम पर। और अफगानिस्तान के अंदर जो लिथियम होता है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और लिथियम का इस्तेमाल करते हैं हम लोग बैटरीज़ के अंदर। ठीक है, आप लोगों को पता होगा जिस फ़ोन पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हो उसके अंदर एक बैटरी डली हुई है, और उस बैटरी के अंदर लिथियम का इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग लिथियम आयन बैटरीज बोलते हैं। और जो बैटरी बनाता है वो बैटरी का प्रोडक्शन करने में चाइना सबसे आगे है। चाइना यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा बैटरीज़ को बनाता है। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पर बैटरीज़ को बनाने के लिए लिथियम की कमी हो जाती है। लिथियम यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर भरपूर मात्रा में मिलता है। तो चाइना फोकस ये करता है बार बार हमारे जो रिलेशन है वो अफगानिस्तान के साथ अच्छे ही रहें और हम लोग को काफ़ी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान यहाँ पर पाकिस्तान को अपना सपोर्ट दिखाता है, आप लोग देख पाओगे अफगानिस्तान के प्रति और टेररिज्म के प्रति। तो लेकिन आज के टाइम पर जो पाकिस्तान है वो नहीं चाहता कि जो भारत के रिलेशन है वो हमारे अफगानिस्तान या फिर तालिबान के साथ अच्छे हों, क्योंकि अगर हमारे रिलेशन तालिबान अफगानिस्तान के साथ अच्छे हो जाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने जो काम है उसको करने में सक्षम नहीं रहेगा। ठीक है, एक तरीके से जो वायलेंस है जम्मू एंड कश्मीर में क्रिएट करना चाहता है बहुत बुरी तरह से, वो भी यहाँ पर नहीं कर पाएगा। उसको एक तरीके से जो सपोर्ट चाहता है वो सपोर्ट दूसरी कंट्रीज से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे। उसका एड की बात मैंने आपको बता ही दी है कि आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज फोकस रख रही हैं कि अफगानिस्तान को कुछ ना कुछ पैसा प्रोवाइड कर दिया जाए, कुछ यहाँ पर अमाउंट प्रोवाइड करवा दिया जाए, जिससे कि अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन सही हो जाए। इंडिया उसके लिए काम कर रहा है। इंडिया को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इंडिया को प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हम लोगों को। ठीक है, पाकिस्तान यहाँ पर मतलब हमारे रिलेशन, देखो यार यही लाइन ना 4 बार अभी तक इस एडिटोरियल में आ चुकी है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि हमारे रिलेशन अफगानिस्तान के साथ अच्छे हों। ये 4 बार आ चुकी है, 5वीं बार कवर हो रही है इस आर्टिकल के अंदर। तो यहाँ पर आप देख पाओगे। लेकिन तालिबान क्या चाहता है? तालिबान चाहता है कि इंडिया हमारे साथ एंगेज करे, इंडिया हमारे साथ आए, इंडिया हम लोग को सपोर्ट करे, क्योंकि इंडिया ने यहाँ पर काफ़ी अच्छे मुद्दे उठाए हैं। अफगानिस्तान के अंदर सिक्योरिटी को मेंटेन करने की बात करता है इंडिया। तो तालिबान तो चाहता है कि हाँ भाई इंडिया आए, हम लोग को सपोर्ट करे, लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को रिफ्यूज़ करता है। और पाकिस्तान यहाँ पर इसी चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान ने अभी मीटिंग को अटेंड नहीं करा। ये लाइन भी दूसरी तीसरी बार आ चुकी है। ठीक है, पाकिस्तान ने यहाँ पर इस मीटिंग को अटेंड करने से भी मना कर दिया था इसी प्रकार से कि वो रिलेशन को मेंटेन करना चाहता नहीं है। ठीक है,
ये आप लोग देख पाओगे मतलब कि फिर से एक बार और है, पाकिस्तान वुड नॉट लाइक इंडिया टू इधर डेवलप क्लोज रिलेशंस विद तालिबान। ठीक है, मतलब फिर से एक बार ऑनलाइन आ चुकी है। तो बार बार वही चीज़ें घुमा घुमा के बताई गई हैं, तो ज़्यादा मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ लो यार, मतलब ज़्यादा दिमाग मत मारो। अब क्या है ना, यहाँ पर फिर से वही बात की गई कि हम लोग क्या करना है, आज के टाइम पर हम लोग अपने रिलेशंस को मेंटेन कर लेते हैं तालिबान के साथ, तो थोड़ा बहुत हम लोग को एक तरीके से राहत भी मिलेगी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट भी बन जाएगा और हम लोग को एंगेज करना भी चाहिए तालिबान के साथ। ये हमने पहले भी इसको काफ़ी बार डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया। और फिर इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर पाकिस्तान का जो कंसर्न है वो थोड़ी बहुत कम होगा, पाकिस्तान को सपोर्ट मिलेगा नहीं कश्मीर के अंदर। ठीक है, कश्मीर के अंदर जो वायलेंस आज के टाइम पर पाकिस्तान क्रिएट करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, उसको यहाँ पर एक सपोर्ट नहीं मिलेगा जब यहाँ पर पाकिस्तान पूरी तरह से एंगेज हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ में। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसमें मेंशन किया गया। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है, तो यहाँ पर इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन अच्छे से नहीं होते हैं, तो यहाँ पर इंडिया और अफगानिस्तान मतलब कि तालिबान के रिलेशन अगर अच्छे से नहीं चलते हैं, तो एनालिसिस ये बताता है कि जो वर्ड ऑफ वायलेंस है, जो ये वायलेंस आज के टाइम पर चल रहे हैं, वो ऐसे यहाँ पर आगे भी चलते रहने वाले हैं। ये इस आर्टिकल में समझाया गया ऑथर के थ्रू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर बात करता है अभी यूएस के सैंक्शन के बारे में। आपको मालूम होगा कि अभी हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने रशिया से S-400 सिस्टम को किया है परचेज़। S-400 डिफेंस सिस्टम परचेज़ किया है और वो यहाँ पर उसकी शुरुआत हो चुकी है, रशिया ने वो सिस्टम भेजना चालू कर दिया है। दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि हम लोग को डर है यूएस के सैंक्शंस का। यूएस हमारे ऊपर सैंक्शन लगा सकता है। कौन से सैंक्शन? कार्टसा के सैंक्शन। ठीक है, कार्टसा की फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। अब जो ये कार्टसा के सैंक्शन है, ये यूएस क्यों लगाता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। मान लो यहाँ पर कोई भी कंट्री रशिया से कोई डिफेंस इक्विपमेंट को परचेज करती है, आज के टाइम पर भारत यहाँ पर रशिया से S-400 सिस्टम परचेज कर रहा है, तो यूएस किसके ऊपर सैंक्शन लगाएगा? जो कंट्री रशिया से परचेज कर रही है, जैसे इंडिया यहाँ पर परचेज कर रही है, उससे यहाँ पर ये इसके ऊपर सैंक्शन लग सकते हैं। चाइना ने ऑलरेडी S-400 सिस्टम को परचेज किया है रशिया से, तो आपका क्वेश्चन होगा क्या चाइना के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाए गए हैं? लगे हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद टर्की ने परचेज किया है, टर्की के ऊपर भी यूएस ने यहाँ पर ये सैंक्शन लगाए हैं, कार्टसा सैंक्शंस। यूएस क्यों लगाता है? इसके पीछे के दो रीज़न है। यूएस के जो रिलेशन है रशिया के साथ वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहला रीज़न क्या है? पहला रीज़न तो यह है कि साल 2014 के अंदर क्या हुआ था, रशिया ने क्रीमिया वाले रीजन, यूक्रेन का एक पार्ट था क्रीमिया वाला, उसको हथियाया। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर यूएस नाराज़ रहता है। दूसरा रीज़न यह है कि यहाँ पर 2019 के अंदर यूएस के अंदर कुछ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, जहाँ पर रशिया ने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया, टांग अड़ाई, जिसकी वजह से यूएस नाराज़ रहता है। और यूएस यहाँ पर चाहता है कि इस रशियन सरकार के पास कोई भी पैसा आज के टाइम पर जाए ना, कोई भी पैसा रशिया की सरकार कमा ना पाए, रशिया की बुरी हालत हो जाए। लेकिन जब कोई कंट्री रशिया से कुछ परचेस करेगी तो डेफिनेटली उसके बदले में पैसा देगी। तो हमने S-400 सिस्टम खरीदा, करोड़ों रुपये उसके बदले में दिया है हम लोगों ने। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। तो ये यहाँ पर यूएस इसको चाहता है कि हम लोग रिलेशन को मेंटेन ना करें, हम लोग यहाँ पर ये आज के टाइम पर रशिया से ये डील ना करें। ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे। अब यहाँ पर डील करते हैं तो इससे प्रॉब्लम यह है कि हमारे ऊपर सैंक्शन लग सकते हैं। बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं, बहुत सारे हमारे फॉर्मर मिनिस्टर्स रह चुके हैं यूएस के अंदर, यूएस की पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे मिनिस्टर्स रह चुके हैं। उनका कहना यह है कि भारत के ऊपर सैंक्शन लगाने चाहिए, क्योंकि भारत के ऊपर अगर सैंक्शन नहीं लगेंगे तो आने वाले टाइम पर और भी कंट्री ऐसी व्यापार करती हुई नजर आएंगे रशिया के साथ में। ठीक है, तो भारत के ऊपर सैंक्शन लगने चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। लेकिन यहाँ पर यूएस की खुद की भी चॉइस है कि हम लोग सैंक्शन लगाएं या ना लगाएं। ठीक है, देखो पॉसिबिलिटी है कि भारत के ऊपर ये सैंक्शन ना लगे, इसको लेकर एक बिल के ऊपर बातचीत चल रही है रशिया यूएस के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूएस जानता है कि अगर यहाँ पर यूएस ने सैंक्शन लगा दिए भारत के ऊपर, तो इससे यूएस और इंडिया के जो रिलेशन है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो जाएंगे और इंडिया का जो झुकाव है वो रशिया की तरफ काफ़ी बढ़ जाएगा। तो रशिया की तरफ हम लोग काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाएंगे, ये हम लोग देख पा रहे हैं, ये यूएस देख पा रहा है। तो जो दोनों कंट्रीज़ के जो टाइज़ हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे जो सैंक्शंस की वजह से जो दोनों कंट्रीज़ के टाइज़ है ना, रिलेशन है, वो काफ़ी हद तक ख़राब हो जाएंगे और इंडिया जो है रशिया की तरफ थोड़ा बहुत यहाँ पर झुक जाएगा। तो इससे यहाँ पर यूएस के लिए और ज़्यादा कंसर्न पैदा हो सकता है। तो फिलहाल अभी तो हम कोई प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते, लेकिन वो आने वाले टाइम पर पता चलेगा कि आप भारत के ऊपर ये सैंक्शंस लगते हैं या नहीं लगते हैं। लेकिन भारत को यहाँ पर यही बार बार याद दिलाने चाहिए कि जो सैंक्शन है ये हमारे ऊपर ना ही लगें तो ही बेटर है, अदरवाइज रिलेशन काफ़ी हद तक ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, आई होप गाइस आप लोग को यहाँ पर ये भी क्लियर हो चुका है। तो इसी के साथ हम लोग करते हैं अपने लेक्चर को समाप्त। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर कोई भी एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिक्स से भरा हुआ आर्टिकल है ये वाला आर्टिकल सीबीआई और ईडी के बारे में बात करता है। जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इनके टेन्योर को बढ़ाया गया। मैंने अभी आप लोगों को कल भी इसके बारे में बताया था। ठीक है,
तो एक लास्ट आर्टिकल यहाँ पर ये वाला है, ये आर्टिकल आजकल स्टेट ऑफ प्ले आ रहा है, तो यहाँ पर ये आर्टिकल हमें पढ़ना नहीं होता है, लेकिन ये मुल्ला पेरियार डैम डिस्प्यूट के बारे में था। काफ़ी बार मैं आप लोगों को ये डैम डिस्प्यूट पढ़ा चुका हूँ, इस वजह से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसके नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं। चाहो तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। बहुत बार ये डिस्प्यूट को पढ़ा रखा है, इनफैक्ट आप लोग मुझे आराम से पढ़ा सकते हो, मुझे पता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर ये थे कुछ आर्टिकल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो कि हमने डिस्कस करें। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।